हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी जैन। एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। इसके अंदर पहले हमें ये जानना है कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम के अंदर क्या आता है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न किया हो, ठीक है, जो भी वेक्टर इनकम है वो कौन अर्न कर रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट्स अर्न कर रहा है, चाहे वो इंडिया में अर्न करे या फिर आउटसाइड इंडिया अर्न करे, वो इनकम नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। देखो, जो एम्प्लॉयर होता है उसका कंट्रीब्यूशन, अगर वो प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो वो डेफिनेटली काउंट होगा। अगर कोई एम्प्लॉय करता है तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि देखो एम्प्लॉय कहाँ से करेगा, जो भी उसको सैलरी मिलेगी। मान लो अगर सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है, ठीक है, और इसमें से कुछ एम्प्लॉय क्या कर रहा है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अगर हमने पूरा 1 लाख ले लिया तो हम अलग से दोबारा तो काउंट करेंगे नहीं। तो अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो नहीं आएगा, पर अगर एम्प्लॉयर कर रहा है पीएफ के अंदर तो फिर वो काउंट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयर जो अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो डेफिनेटली इसमें काउंट होगा, क्योंकि उसके लिए हमने सर्विसेज दी है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में आता है फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। ये जो भी कुछ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज या फिर फ्री एजुकेशन जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए ये भी इंक्लूड होगा। एक्सपेंडिचर मेथड जब हम करते हैं तो उसके अंदर ये काउंट हो जाएगा। थर्ड हमारे पास में आता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये जो भी डिफेंस और सिक्योरिटी सर्विसेज होती है ना, जनरली इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट चल रहा है कि इसको हमें इंटरमीडिएट गुड्स मानना चाहिए या फिर फाइनल गुड्स मानना चाहिए। फाइनल क्यों? क्योंकि ये जो सर्विसेज है ये हाउस होल्ड्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए है। एंड इंटरमीडिएट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इस वजह से प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा हो पाता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी था, उस कॉन्फ्लिक्शन का जो भी रिजल्ट निकल के आया उसमें यही माना है कि इसको हम एक बार के लिए फाइनल गुड्स ही मान के चलेंगे। तो अगर इसको हमने फाइनल गुड्स माना है तो डेफिनेटली ये जो सर्विसेज है ये हमारे पास में नेशनल इनकम में काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स ऑन बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। देखो, इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अगर कोई चीज डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में तो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अर्न कौन कर रहा है, इंडियन रेसिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और वो अर्न कहाँ से कर रहे हैं, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये जो नॉर्मल रेसिडेंट्स जो कमा रहे हैं ये क्या बन गया, एक तरीके से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि रेंट भी हमारे पास फैक्टर इनकम का ही पार्ट होता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एनएफआई हो गया, और ये हमारे पास में नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट्स अर्न बाय ए ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक इन लंदन। इंडियन बैंक है और बैंक कहाँ पे है, लंदन में है। प्रॉफिट किसका पार्ट है, हमारे पास में फैक्टर इनकम का पार्ट है, तो ये एनएफआई का पार्ट हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट हो जाएगा, और ये भी हमारे पास में नेशनल इनकम में आएगा। ठीक है, wages received by the Indian employees working in Pakistan embassy। ये जो पाकिस्तान एम्बेसी वो है कहाँ पे, इंडिया में है। ठीक है, अब ये जो पाकिस्तान एम्बेसी अगर इंडिया में है तो ये डोमेस्टिक इनकम में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट्स ने अर्न किया है, कहाँ से किया है, फैक्टर इनकम अर्न किया है फ्रॉम अब्रोड, इसको हम अब्रोड ही मानेंगे जब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट नहीं है। कोई पाकिस्तान एम्बेसी अगर इंडिया में सेटअप है और वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं, तो अगर वहां से कुछ अर्न किया है तो वो कहाँ से अर्न किया माना जाएगा, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड। तो ये हमारे पास में एनएफआई का पार्ट हो जाएगा, और ये भी हमारे पास में नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी टू फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट। सैलरी हमने दी है, सैलरी हमने क्या की है, पे की है, किसको की है, फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट को। तो इस केस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, और हमने जो फैक्टर पेमेंट किए हैं ये नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब ये इंक्लूड तो है, हमें क्या करना है, नेशनल इनकम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन फाइनेंशियल फर्म। कोई फॉरेन फाइनेंशियल फर्म है, ठीक है, एंड उसके अंदर इंडियन रेसिडेंट ने क्या किया, इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी फॉरेन फर्म में इन्वेस्ट किया है, और अब उससे जो डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट ही होता है। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड मिला है ये क्या है, फैक्टर इनकम अर्न ही हुई है, तो ये हमारे पास में नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है रिटायरमेंट पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बोनस, ये सब डेफिनेटली आएंगे क्योंकि इनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो ये जो रिटायर
ओल्ड एज पेंशन यहाँ पे नहीं आएगा। देखो रिटायरमेंट पेंशन आएगा, ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा, या फिर जो भी गवर्नमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, स्कॉलरशिप्स वगैरह देती है, वो नहीं आएंगे। वो तो ट्रांसफर इनकम का पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जिनके लिए सर्विसेज दी है उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएगा। लास्ट है इसमें इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कोई भी प्रोडक्शन किया है, ठीक है, एंड उस प्रोडक्शन का कुछ पोर्शन अगर हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी कर लिया है, तो जो जो स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन किया था वो किस इंटेंट से किया था कि हमें मार्केट में सेल करना है, तो अगर उसका कुछ हमने अगर सेल्फ कंजम्पशन में भी ले लिया है तो भी वो काउंट डेफिनेटली हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट पे काउंट होगा क्योंकि जो भी हाउस होते हैं उनकी कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू डेफिनेटली होती है, इसलिए इम्प्यूटेड रेंट भी काउंट होगा। कमीशन ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर जो भी कमीशन या फिर ब्रोकरेज अगर कुछ अर्न किया है तो वो कहाँ से हुआ है, वो सर्विस उन्होंने रेंडर की, ठीक है, उसके बदले में उन्हें कमीशन और ब्रोकरेज मिला है, इसीलिए वो भी यहाँ पे काउंट होंगे। ये सब हमारे पास में नेशनल इनकम के अंदर क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी। तो इसके अंदर देखो गिफ्ट फ्रॉम अब्रोड, अगर हमें अब्रोड से कोई गिफ्ट मिल रहा है तो एक तरीके से ट्रांसफर इनकम ही हो गई हमारे लिए, तो ये काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमने किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ना कोई गुड्स का प्रोडक्शन ना सर्विसेज का, हमें सिर्फ गिफ्ट मिला है, तो ये काउंट नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन, ये सब काउंट नहीं होगा क्योंकि ये सब भी ट्रांसफर पेमेंट्स ही हो गए। फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स, सुनामी विक्टिम्स मान लो या फिर और भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से अगर किसी भी जगह फाइनेंशियल हेल्प देते हैं तो वो वहां पे काउंट नहीं होगी क्योंकि वो भी सब क्या है, एक तरीके से ट्रांसफर पेमेंट्स ही है, वो फैक्टर पेमेंट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय रेस्टोरेंट। अब देखो नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है। अब अगर किसी रेस्टोरेंट ने वेजिटेबल्स परचेज किए तो वो डेफिनेटली फाइनल गुड्स नहीं है। या फिर एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय फैक्ट्री, फैक्ट्री के पास में कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो वो भी हमारे पास में फाइनल गुड्स नहीं है। तो अगर कोई इंटरमीडिएट गुड्स है हमारे पास में, इंटरमीडिएट गुड्स के केस के अंदर वो हमारे पास में वैसे भी नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ। जो हाउसवाइफ सर्विसेज रेंडर करती है उसका किसी भी तरह का एस्टिमेशन लगाना पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, इसको हम एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, इसलिए नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। कुछ भी सेकंड हैंड गुड्स अगर है उसका परचेज सेल हो रहा है तो वो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो उस साल काउंट हो गया था जिस साल वो गुड्स बने। अगर वो गुड्स 2 साल पहले बने हैं तो वो उस ईयर में काउंट हो चुका है, दोबारा काउंट नहीं करेंगे, डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस परचेज एंड सेल के ऊपर अगर किसी भी तरह का कमीशन ब्रोकरेज अगर अर्न हुआ है तो वो डेफिनेटली हम यहाँ पे काउंट करेंगे, कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉय अगर खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो अपनी वेजेस से, अपनी सैलरीज में से ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड हमने क्योंकि सैलरी को ही ले लिया है तो हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लेजर टाइम एक्टिविटीज लाइक ग्रोइंग वेजिटेबल्स बाय हाउस होल्ड इन द किचन गार्डन। अब किचन गार्डन के अंदर थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर ली तो ये सब चीजें काउंट नहीं होगा क्योंकि इनका एस्टिमेशन लगाना भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली मार्केट में सेल करने के पर्पज से वहां पे ग्रो नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास है मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रोड। देखो अगर किसी को मतलब मान लो किसी का बेटा अगर बाहर काम कर रहा है अब्रोड में एंड वो वहां से पैसे भिजवा रहा है, जो रेमिटेंसेस मिलती है, तो वो काउंट होगी कि नहीं होगी, तो वो काउंट नहीं होती है क्योंकि जिसको वो पैसा मिल रहा है, जिस भी फादर को यहाँ पे अगर पैसा मिल रहा है उन्होंने तो किसी भी तरह की सर्विसेज रेंडर नहीं करी, तो उनको जो पैसा मिल रहा है वो एक तरीके से क्या हो गया, ट्रांसफर इनकम हो गई उनके लिए, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि अगर किसी सन ने अब्रोड से पैसे भिजवाए हैं उस केस के अंदर वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन लोन्स ऑफर्ड टू हिम फॉर द परचेज ऑफ मोटर बाइक। अगर हमने लोन भी दिया है तो लोन के केस में अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है उस केस के अंदर, देखो वैसे तो हम लोन्स काउंट करते ही हैं क्योंकि हम इंटरेस्ट पे लेते हैं, इंटरेस्ट पे फैक्टर इनकम का ही पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज कंसिडर नहीं होगी, इसको बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एक फ्रेंड से जो भी मतलब फ्रेंड से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो इस केस के अंदर यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि वो प्रोडक्शन के लिए काम में आया कि नहीं आया या फिर क्या हुआ है उसका, इसलिए वो लोन पे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा।
नेक्स्ट है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ये जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो इसके अंदर है क्या चीज, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर कोई थियोरिटिकल क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर हमें लिखना है कि ये नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं जो कि कौन देते हैं, कंपनीज देती है गवर्नमेंट को। तो उस केस के अंदर वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, एक तरीके से ट्रांसफर इनकम हो गया। तो ट्रांसफर इनकम तो हम लेते ही नहीं है, हम तो सिर्फ फैक्टर इनकम कंसिडर करते हैं ना। तो इसीलिए ये अगर ऐसे थियोरिटिकली पूछते हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें लिखना है कि नहीं आएगा। लेकिन अगर वो पूछते हैं, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और उस केस के अंदर हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है, अगर हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम डिविडेंड को, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को और हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं, इन तीनों को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। तो इस केस के अंदर हम इसको काउंट कर रहे हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स, यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन थियोरेटिकली पूछे कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आएगा या नहीं आएगा, तो वो नहीं आता है। ठीक है, ये हम इसको काम में लेते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट हम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स भी नहीं आएगा। इनकम टैक्स भी जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उसी में से पे किया जाता है। तो जब हमने इनकम अर्न ले ली है तो हम दोबारा काउंट इसको नहीं करते। और ये भी एक तरीके से क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट्स ही होते हैं गवर्नमेंट को, इसलिए इनकम टैक्स भी काउंट नहीं होगा। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अगर कुछ भी इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं तो ये सिर्फ मियरली एक पेपर क्लेम्स है। ठीक है, तो ये सब काउंट नहीं होंगे। अगर इन पे किसी भी तरह का खर्चा होता है शेयर्स बॉन्ड्स खरीदने में, तो वो काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, थेफ्ट एंड गैम्बलिंग। अगर इनसे कोई भी इनकम अर्न होती है तो इनका एस्टिमेशन लगाना ही पॉसिबल नहीं है। कोई चोर आके थोड़ी बोलेगा कि मैंने आज इतने इतने रुपए की चोरी की, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। जो हमारे पास में जो लॉटरीज वगैरह लगती है वो भी काउंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है जो भी कैपिटल गेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो कैपिटल गेन्स भी काउंट नहीं होते, क्योंकि देखो कैपिटल गेन्स हमारे पास में फैक्टर इनकम का पार्ट ही नहीं होता है। फैक्टर इनकम में हम क्या लेते हैं, जो भी हमारे पास में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनको जो भी हम इनकम इनसे जो भी होती है, जैसे लैंड है तो इससे क्या होती है रेंट, लेबर है तो क्या हो जाएगा वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल है तो हमारे पास में आ जाएगा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर है तो हमारे पास में आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये हमारे पास में फैक्टर इनकम होती है। कैपिटल गेन्स इसके अंदर कंसिडर ही नहीं किया जाता है, इसलिए जो भी कैपिटल गेन्स होंगे वो हमारे पास में नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएंगे। दैट्स इट। ये यहाँ पे हमारा नेशनल इनकम बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। इससे पहले जो मैंने वीडियोस कुछ बनाए थे, पर्टिकुलरली हर मेथड के, जो हमारे पास में प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, उन सब के पर्टिकुलर मेथड के विद न्यूमेरिकल्स मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।